तो दोस्तों आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। मेयर के चुनाव नज़दीक है और बहुत सारे उम्मीदवार जो कि मेयर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनमें हैं हमारे साथ में वीर सिंह ख्यालिया जी, जो कि आज हमारे मेहमान हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ख्यालिया साहब। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। और तो ख्यालिया साहब, पहली बात हम आपसे करेंगे कि मेयर का चुनाव जल्दी होने जा रहा है और जो उम्मीदवार है वो लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं। एक घोषणा पत्र है ख्यालिया साहब का, जो भी इन्होंने अभी अभी प्रसारित करना शुरू कर दिया है, आम जनता में अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहला सवाल आपसे कि मेयर का चुनाव लड़ने का मन कैसे बना? देखो, शहर में बार बार अखबार वगैरह में आती है, लोगों में हम जाते हैं तो बहुत लोग तराई तराई कर रहे हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। क्योंकि हाउस टैक्स का मैटर था, एक बाहर की कंपनी आई थी यासी, उसको लगभग 59 करोड़ की पेमेंट कर दी और उसने कोई शहर का एक नागरिक खड़ा हो ये कह दो कि मेरे घर पे सर्वे करने वो कंपनी आई है। किसी के पास आया नहीं, पता नहीं कहाँ से डाटा उन्होंने उठाया। ये घर घर सर्वे करते हैं सरकारी एम्प्लॉइज, उनसे लिया, वहीं बैठ कर इन्होंने करके गोलमोल करके 59 करोड़ की पेमेंट ले ली और कोई सुनवाई नहीं। हाउस के अंदर पास दोनों विरोध कर दिया, पूरा शहर विरोध कर रहा था। इस तरह करके अब कहीं कोई सीवरेज लीकेज हो रहा है, कहीं वाटर सप्लाई का गंदा पानी की, तो आमतौर पर मैं कहता हूँ कि आधे शहर के अंदर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीवरेज का पानी लोग पी पी के बीमार हो रहे हैं, मिक्स हो गया आ रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो देख के मैंने, आवारा पशु है घूम रहे हैं रोडों पर, जो कि हमारे जो मेयर साहब हैं मौजूदा गौतम सरदाना जी, मेरे मित्र ही हैं, वो हमारे साथ पहले पार्षद भी रहे हैं। तो उनका तो स्पेशल एजेंडा था कि मैं आवारा पशु मुक्त कर दूंगा हिसार को। आप देख लो गली गली में बैठ रहे हैं, सेक्टरों में इतने बैठे हैं पशु, बुरा हालत है। बहुत सारे नेता है, बड़े बड़े नेता, आपके विधायक भी बने, यहाँ के मेयर भी बने, कहा कि कैटल फ्री शहर को करेंगे, इसको पेरिस बनाएंगे, लेकिन बन नहीं पाया। तो आप भी अपने घोषणा पत्र में दावा करते हैं कि पशुओं और बंदरों से शहर मुक्त करेंगे, तो किस तरह करेंगे? मेरा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। मैं 21 वर्ष की उम्र में सार्वजनिक जीवन में आ गया था, लोगों की सेवा करने में। और MP MLA बनना बड़ी बात नहीं है, जिसको टिकट मिल गया पार्टी के बाद भी बन जाता है, लेकिन नॉलेज होना वो अलग मायने रखता है। तो मेरे को नॉलेज है हर काम की। मैंने जो वादे 10 मैंने इसमें दिए है, जो मेरे मैनिफेस्टो में, 10 में से एक भी ऐसा नहीं है जो ना कर पाए और ना करूँगा। सभी ये आम जनता की यही चीज़ होती है। जैसे इसमें मैंने दिया है कि जो पिछड़े वार्ड हैं उनमें प्राथमिकता के हिसाब से, मतलब के आधार पर जो बजट आएगा उसमें से पैसा उनमें ज़्यादा लगाया जाएगा जिनमें जो अविकसित वार्ड हैं। और अब क्या होता है कि सड़कें नई पड़ी है, वो पार्षद आपस में जिद्दाजिद्दी करके नई सड़क को उखाड़ के दोबारा बनवा रहे हैं और कर रहे हैं, वो ये दिखाने के लिए कि मेरे वार्ड में इतना पैसा लगा। ये वार्ड में पैसा दिखाने की बात नहीं होती। एक्चुअल में विकास कहाँ होना चाहिए, वो पैसा कहाँ लगना चाहिए, उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये इस चीज़ का जो है ना, अगर मुझे चुना तो लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा शहर का। एक जो घोषणा पत्र में आपने लिखा, रेडी वालों के लिए स्थान निर्धारित करके उनकी समस्याओं का समाधान। पिछले दिनों में बहुत सारी रेडी फड़ वालों के पीछे जो है प्रशासन लगा रहा, नगर निगम ने कभी इधर से इधर भगाया, कभी इधर से इधर भगाया। तो किस तरह से समाधान निकालने की सोच रहे हैं आप? जो नगर परिषद अपने नगर निगम की जो जगह है, पहले नगर परिषद होती थी, अब नगर निगम है। नगर निगम की शहर के चारों तरफ, शहर के अंदर भी काफ़ी जगह हैं जो या तो लोगों ने कब्जे किए हुए हैं या इन्होंने थोड़े बहुत रेंट पे दी हुई है। तो उन जगह पे हम जगह निर्धारित करेंगे कि 150 रेडी की जगह, और जो जैसे मान लो सब्जी है या जो भी रेडी पर घूम कर जो सामान बेचने वाले हैं, एक तो उनको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, एक जो लोग हैं उनको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, उनको जो चीज़ चाहिए वो वहीं मिल जाएगी। आपका नगर निगम का क्षेत्र आज़ाद नगर भी आता है, बहुत लंबे समय से वहाँ एक हॉस्पिटल की मांग लोग करते रहे हैं। तो इस विषय पे भी आप क्या कहेंगे? और आपकी जो घोषणा पत्र में आप लिखा कि बाहरी कॉलोनियों में इस तरह से जो क्लिनिक खोले जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये क्या है कि 3 हाउस होते हैं प्रजातंत्र के अंदर, हमारे संविधान के अंदर जो है। सबसे छोटा हाउस MC का हाउस होता है, उससे ऊपर विधानसभा का होता है अपना MLA का, उससे ऊपर लोकसभा सांसदों का होता है, लोकसभा राज्यसभा। तो ये लोकल सरकार जो मानी जाती है, शहर की सरकार शहर के लिए कानून बनाएगी, वो काम होंगे। MLA प्रदेश की सरकार का काम होता है, प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं। सांसद होते हैं, वो देश के लिए कानून बनाते हैं। तो हम ऐसा
हमारी मीटिंग में जो है ना, पहली जब मीटिंग होगी, मुझे अगर चुना गया मेयर, पहली मीटिंग होगी तो पहली मीटिंग में ये जो एजेंडे हैं ना सारे पहली मीटिंग में रखे जाएंगे। और ख़ास करके जो क्लिनिक है गरीब बस्तियों में, बाहरी कॉलोनियों में हम रखेंगे, बनाएंगे जो, वो तो पहली मीटिंग से ही यूटिलाइज उसका करेंगे हम, लोगों को उसकी सेवा मिलेगी। तो जिस तरह से आप नगर निगम मेयर का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोगों का कैसा सहयोग या समर्थन मिल रहा है? लोग बहुत मेरे साथ ही हैं लोग, क्योंकि मैं तो लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ 91 से ही जो है ना, मैं लोगों के जैसे सुबह खुला दरबार लगाना, जिसका फ़ोन आ जाए उसी के पास रहता हूँ, जिसकी जो कहीं पंचायत करनी हो, अंदर बाहर शहर से कहीं जाना हो, मैं तैयार रहता हूँ। 24 घंटे लोगों को दिया हुआ है मैंने समय। तो घर के लिए? घर के लिए बच्चे से संभाल रहे हैं, बिजनेस है हमारा, जैसे रोड ठेकेदारी का और कहीं काम है, अच्छा काम, भगवान की दया से रोटी मिल रही है 2 टाइम पर। ठेकेदारी के काम की बात करें तो बहुत सारी, आपको पता ही है किस तरह से टेंडर मिलते हैं और किस तरह से आपने एक अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जो आपका 1 नंबर पे आपने लिखा, रिश्वत और कमीशन लेने की कसम उठाकर उसके बाद मेयर पद की शपथ लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे संभव हो पाएगा, ये समझ में नहीं आया। ऐसा है जी, ये बात कहनी ना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको, अब मेयर का जैसे डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, पहले जब हम पार्षद थे उस दौरान बंदर बांट ऐसे होती थी, आप लोगों को क्या, सारे शहर को सभी जनता को पता है कि पार्षद बिकते थे। मुझे कोई ये पूछ ले कि पैसे लोगे क्या, इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मैं हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम किया है। परमात्मा ने 2 रोटी खा के मरना है आदमी को, परमात्मा ने रोटी टाइम पर दे रखी है ना, वही है। पैसा लोग कमा कमा ढेर मार लेते हैं ना, एक साइड में आप अखबार का ढेर मार लो रद्दी का, और एक पास पैसा। अगर आप वो पैसा यूज़ नहीं करें तो वो बराबर है दोनों, वो भी रद्दी है जो यूज़ नहीं करेंगे। जो पैसा यूज़ कर रहे हो ना, कमाना भी उतना ही चाहिए। मैं तो इस फेवर में हूँ कि अपने आराम से रोटी मिल जाए, 2 रोटी लोगों की सेवा हो जाए। तो लोगों में लगातार लगे हुए हैं, बातचीत सुनते हैं, लोगों की समस्याएं समाधान के लिए भी प्रयास करते रहते हैं। आप कहते हैं कि 2 दिन आप लोगों के लिए बैठते भी हैं। हाँ बैठता हूँ, 7 से 12 खुला दरबार है मेरा। हाँ जी। तो पीछे की बैकग्राउंड की बात करें, आप एक जो विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग सब कमेटी के सदस्य भी रहे, चेयरमैन रहे। हाँ जी। तो मेरे टाइम में जो विकास कार्य हुए सारे अधिकारियों में मैं चेकिंग करता था, जो गांव के हैं, शहर के हैं, जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, चाहे PWD हो, पब्लिक हेल्थ हो, पंचायती राज हो, इन सब के जो काम चलते थे उस टाइम, जब मेरे दौरान जितने कार्य हुए हैं उनकी गुणवत्ता देखो आप, आज भी जो बने थे वैसे ही है आज भी। तो मतलब गुणवत्तापूर्ण काम जो भी होंगे आपके विकास कार्य जो भी होंगे क्षेत्र में, वो गुणवत्तापूर्ण होंगे, इसके प्रयास आप करेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरा मोटो ही यही है, लोगों को दिखाएंगे हम। बल्कि ये जो पहली लाइन आप देख रहे हैं ना कि मैं रिश्वत और कमीशन न लेने की कसम उठाई जाएगी, ये एक सूर्य को दीपक दिखाने वाला मैं प्रयास एक शुरू कर रहा हूँ। तो शुरुआत यहाँ नीचे से हो जाए तो ऊपर तक ये जाए, और लोग पकड़ पकड़ के जो कैंडिडेट चाहे MP MLA के हों, चाहे वो पार्षद के हों, मेयर के हों, उनको ले जाए कसम खुआएंगे, बोलो रिश्वत लोगे क्या, कमीशन लोगे क्या। हालांकि अभी तक जितने भी कार्य होते हैं वहाँ पे अपने जो चहीते हैं उनको ठेकेदारी प्रथा में ठेका दिया जाता है, टेंडर दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन टेंडर है। कांग्रेस सरकार के अंदर ही जो है ना, 2009 के अंदर शुरू हो गया था, 2009-10 से ही टेंडरिंग शुरू हो गई थी। तो ऑनलाइन कोई भरो, कहीं के, अब पहले जैसे लोकल भरते थे ना, लोकल का कोई नहीं है। अब चाहे कलकत्ते का आदमी यहाँ टेंडर भर लो, चाहे यहाँ वाले कलकत्ता बम्बई कहीं भरो। धोबी घाट की बात आ रही है, तो क्या विकास करना चाहते हैं धोबी घाट में? इसका एक तो धोबी घाट, प्लस में एक सिटी थाने के सामने जो पार्किंग बननी चाहिए थी वो, पर एक जो पंजाबी धर्मशाला है राजू मार्केट में, उसके बिल्कुल सामने सरकारी जगह पड़ी है। इन जगहों पर पार्किंग बना के, धोबी घाट की जगह एक कॉम्प्लेक्स बना के, बेसमेंट में पार्किंग दे के बहुत कुछ किया जाता है। शहर के अंदर जो जगह जगह कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये सब कुछ इतना क्लीन शहर दिखेगा आपको ये बनाने पर। ये प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे हम, इनको प्राथमिकता दी जाएगी 100%। एक लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ उनमें कुछ झूठ हो तो मेरे पास 5 शहर के प्रबुद्ध नागरिक आकर उसी टाइम इस्तीफा ले लो कि आपने ये बोला था, ये नहीं किया। एक लफ्ज़ झूठ हो तो जिस तरह से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी लोग आए, चाहे वो राजनेता है, चाहे मेयर आए हैं, सभी ने कहा कि भी शहर को जो है
पशु मुक्त कर देंगे, बंदर मुक्त कर देंगे। बंदर मुक्त तो हो सकते हैं क्योंकि उनको कोई पालता नहीं है। पशु मुक्त कैसे संभव हो सकता है, जो कि शहर की बहुत बड़ी आबादी पशु पालती है और अपने पशुओं को अपने लाभ के लिए शहर में खुला छोड़ देती है। जब भी सख्ताई होती है वो अपने पशु काबू कर लेते हैं, और जब भी ढिलाई हो जाती है नगर निगम के द्वारा अपने पशु शहर में छोड़ देते हैं। तो क्या आप उन लोगों से भी कैसे कर पाएंगे? निगम के तो जो प्रतिनिधि हैं ना, जो सर्वोच्च पद पर जैसे बैठे हैं, मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं या कमिश्नर हैं, एक तो उनकी नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए, एक नीति उनकी होनी चाहिए। अब क्या है, ये निष्क्रियता है, ये मैं ये मानूंगा कि इतने वर्षों से डेयरी शिफ्टिंग का काम, जो कि इतनी बहुतायत में जगह है नगर निगम के पास, वो डेयरी शिफ्ट नहीं हो रही। सस्ते दाम पर चाहे कोई 4 भैंस पालने वाला हो, उसको 100 गज का प्लाट दे दो, वो जगह तो खाली पड़ी है, शहर स्वच्छ हो जाएगा और पशु मुक्त हो जाएगा। जब डंगर सारे बाहर चले जाएंगे तो अंदर तो कोई घुसने नहीं देगा ना, अंदर किसका आया भाई। तो ये तो ना नीति है ना नीयत है साहब। ज़्यादातर समस्या जो आती है पशुपालकों के द्वारा आती है, क्योंकि पशुओं का जो गोबर है वो बहुतायत में नगर निगम के जो सीवरेज है उसमें बहता है। सीवरेज ब्लॉक होते हैं, जगह जगह सीवरेज जो है पानी जो बाहर गलियों में नज़र आता है, और कूड़ा भी जहाँ तहाँ अभी भी नज़र आता है शहर के अंदर। शहर की सफाई व्यवस्था ये समझिए कि है ही नहीं। बिल्कुल, सीवरेज ओवरफ्लो हो जाते हैं। क्यों होते हैं कि जैसे गोबर चला गया या कूड़ा चला गया, पॉलीथीन चला गया, उससे वो ब्लॉक होकर फिर वो ऊपर तक भर जाते हैं। ऊपर तक भरने के बाद में क्या होता है कि रिसाव होता है पानी का, उस गंदे पानी का। तो हर गली के अंदर सीवरेज की लाइन भी डली हुई है और साथ में वाटर सप्लाई की लाइन भी होती है। तो वो लीकेज हो कि कहीं ना कहीं जो ज्वाइंट में जैसे लीकेज हो ही जाते हैं, ज्वाइंट वाटर सप्लाई बड़े हुए, तो वो गंदा पानी साइडों में भर जाता है ना उनके, वो रिस के उसमें मिक्स होकर लोगों को आता है। इसलिए लोगों को पीलिए की और की बहुत बीमारियां चल रही है। तो इसको दूर करने की समस्या के प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि एक बार चुनेंगे लोग, पार्षद चुना था, आप मेरे वार्ड में जाएं, बच्चा बच्चा मुरीद ना हो तो हमें कहना, बच्चा बच्चा मुरीद, छोटे बच्चे से लेके 100 वर्ष तक के आप आदमी से मेरा नाम ही लेना है सिर्फ आपने, सिर्फ नाम लो कि वीर सिंह क्या लिया कैसा है, वो बता देंगे। वार्ड नंबर 10 सूर्य नगर वाला था आपने, 10 से आप पार्षद प्रतिनिधि रहे। सूर्य नगर शिव कॉलोनी है, नहीं अब 10 है, पहले 15 था जब हम प्रतिनिधि थे। हाँ जी। तो मैंने जो है मेरे वार्ड के अंदर एक भी सड़क पक्की नहीं थी, 26 गलियाँ थी टोटल मैंने बनवाई। टोटल 27 पोल थे, 252 पोल और बिजली के लगवाए मैंने। एक ट्रांसफार्मर होता था गली में, 53 ट्रांसफार्मर मैंने लगवाए। आज 54 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं टोटल। मतलब सूर्यनगर शिव कॉलोनी ही पूरे शहर के अंदर एक ऐसी कॉलोनी है आज के दिन कि कभी भी लाइट डिम नहीं होती वहाँ, कभी कोई ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं होता। मैंने बल्कि गली के दोनों साइड में एक एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर। तो ये थे हमारे साथ में वीर सिंह ख्यालिया जी, जो कि वाटर सप्लाई सीवरेज नहीं था, वो मैंने करवाया। 169 लोगों के मकान बना के दिए मैंने उस टाइम। अच्छा, शहरी विकास योजना के सेंटर के उससे मैंने एक प्रोजेक्ट मंजूर करवाया था 3 करोड़ 28 लाख रुपए का, उसमें लोगों में मकान बनवाए दिए थे मैंने। जो कि आज तो नगर निगम बन गया, हमारे टाइम में नगर परिषद थी, पूरे साल में 5-7 करोड़ रुपए बजट नहीं आता था। आज तो लगभग 100 करोड़ रुपए आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का, दोनों का मिलाकर। हाउस टैक्स भी बहुतायत में बढ़ा दिया। हमारे टाइम तो बंद, समझो मुआवजा ही था, कोई कमर्शियल का मिलता था, बाकी तो 100 गज के और के प्लाटों में माफ़ी थे। तो अब तो इनकम के सोर्सेज बहुत है नगर निगम में। मैं तो कभी एडीसी से ग्रांट लेता था, कभी एमपी, हमारे जयप्रकाश जी एमपी थे उस टाइम, उनका मैं बड़ा धन्यवाद करूँगा, उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग दिया। जब भी मैंने कहा उन्होंने ग्रांट उसी टाइम खुले दिल से दी। हम हंसते थे, मैं जी आपको बहुत 53,000 वोट से जिताई, लीड दी थी सारी साल ने। मैं कहा 53 लाख बनते हैं हमारे साल के, हालांकि 2 ही करोड़ ग्रांट होती थी, वो एमपी की अब 5 करोड़ हो रही है वैसे। उनमें से मैंने 50 लाख रुपए साल में शहर में लगवा देता था। तो मानते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसी को ही बजट ज़्यादा मिल पाता है, उसी जो संबंध एमसी होता है या मेयर होता है। नहीं, बजट तो जो आपने हाउस में पास कर दिया वो बजट तो है, बजट तो आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ग्रांट का फर्क पड़ता है। देखो सरकार का और विपक्ष का थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। जिस तरह साउदरी जिंदल जी थे, उनके पास ये स्थानीय निकाय मंत्रालय था, तो उन्होंने भी शहर में काफ़ी विकास करवाए और काफ़ी ग्रांट दिए उस टाइम खुले दिल से। वैसे मानते हैं कि एमपी और एमएलए के चाहते एमसी ज़्यादा बजट अपने वार्ड में लगवाने में कामयाब हो जाते हैं। 19-21 का फर्क तो देखो होता है जी, ये मैं मना करूँ तो गलत है वो। अब जैसे मैंने जयप्रकाश जी की बात कही है, जयप्रकाश जी खैर सभी को देते थे, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा लगवा गया था उस टाइम।
चलो धन्यवाद आपका। जयप्रकाश जी के साथ संबंध अच्छे होने की वजह से आपके जो वार्ड आप मैडम दोनों के साथ दोनों के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से उस आप जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसका विकास करवाने में ज़्यादा कामयाब हुए। तो हमारे साथ में वीर सिंह ख्यालिया जी जुड़े हुए थे जो कि नगर निगम हिसार के लिए मेयर की तैयारी कर रहे हैं। और एक घोषणा पत्र मैं फिर दिखा देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि इन्होंने एक घोषणा पत्र भी एक जारी किया है। इसको हम अपनी स्क्रीन पे भी लगा देंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बहुत सारे मेयर पद के जो दावेदार हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, उनकी जो विचार हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे।